हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम साइंस की क्लास कंटिन्यू यहाँ पर अपलोड करते जा रहे थे। तो साइंस में हमने सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना शुरू किया था और डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी और 5 क्लासों के अंदर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम भाग के लीवर वाले अंग को हमने पढ़ लिया था। अब उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पेनक्रियाज को आज की क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। पेनक्रियाज को पढ़ने से पहले यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज को शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास यदि आप देख के आओगे तो आपको आज वाली क्लास बढ़िया समझ में आ जाएगी। हम अग्नाशय की बात कर रहे थे, बी पार्ट पढ़ रहे थे। ड्यूडेनम भाग का हमने एक पार्ट तो लीवर पढ़ा था, नंबर 2 पे हम पेनक्रियाज अग्नाशय को पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले अग्नाशय हमारे शरीर की ग्रंथि होती है, तभी तो पाचन करवाएगी ना, और उस ग्रंथि का नाम भी क्या होता है? मिक्स ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। पेनक्रियाज हमारी बॉडी की कैसी ग्लैंड होती है? मिक्स ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। अब मिश्रित ग्रंथि से आप एक ही बात जानोगे, जब भी मिक्स ग्लैंड की बात करें तो मिक्स ग्लैंड का मतलब सभी चीजों को मिक्स करेगी, और सभी चीज को मिक्स करने का मतलब जो भी ग्रंथियां होती हैं वो 3 प्रकार के केमिकल्स बनाती हैं। फर्स्ट पे तो आपका एंजाइम्स बनेगा, सेकंड पे आपका जूस रस बनेगा, और नंबर 3 पे आपका हार्मोन्स बनेगा। तो जब आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड एक मिक्स ग्लैंड होती है तो वो तीनों ही प्रकार के केमिकल बना देगी, और तीनों ही प्रकार के केमिकल का मतलब एंजाइम्स की बात कर ले, एंजाइम की बात कर ले। नंबर 2 पे हम किसकी बात कर ले? रस की बात कर ले। और नंबर 3 पर हम किसकी बात कर ले? नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स की। तो जो हमारा अग्नाशय होता है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है, हमारे शरीर में एक ही मिक्स ग्लैंड होती है, उसका नाम अग्नाशय पेनक्रियाज होता है। लोकेशन कहां पे होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत की भी कौन से भाग में होती है? ड्यूडेनम भाग में होती है, लीवर के पास में ही होती है। अब जो मिक्स ग्लैंड है वो तीनों चीजें बना देगी, एंजाइम भी बना देगी, रस भी बना देगी, हार्मोन्स भी बना देगी। ठीक है। अब जो हमारा पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड तो है, साथ में हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो कितने टाइप की सेल से मिलके बना होता है? 4 प्रकार की सेल से मिलके बना होता है। 4 टाइप सेल से मिलके बना होता है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होगा। आपको ये भी पता है हमारी बॉडी सेल से मिलके ही तो बनी है, तो जो भी अंग बना होगा वो भी तो सेल से मिलके बना होगा। सबसे पहले सेल बनती है, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर आपका ऑर्गन बनता है। तो हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता है। अब 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है उनको एक बार आप समझने की कोशिश करना। पहली सेल तो आपकी होती है अल्फा सेल। दूसरी टाइप की आपकी सेल होती है बीटा सेल। तीसरी टाइप की आपकी सेल होती है डेल्टा सेल। और नंबर 4 पे आपकी सेल होती है, उसका नाम होता है एफ सेल। चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारा जो पेनक्रियाज होता है, हमारा जो अग्नाशय होता है, कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता है? 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, और लास्ट में कौन सी होती है? एफ सेल होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आपसे पूछा जाए एफ सेल का परसेंट कितना होता है, आपका जवाब होगा 5%। 5% में हमारे अग्नाशय की कौन सी सेल्स होती है? अल्फा सेल होती है। और जो बीटा सेल होती है उनका काउंट कितना होता है? 95% होता है। और नंबर 3 पे आपसे पूछा जाए डेल्टा सेल होता है, उनका काउंट कितना होता है? आपका फाइनल जवाब होगा 2.5% होता है। और जो आपकी एफ सेल होती है उनका काउंट भी कितना होता है? 2.5% होता है। टोटल मिला के कितने परसेंट में होती है? 100% में होती है। अगर आपसे पूछा जाए अल्फा सेल का परसेंट कितना होता है? 5% में होती है। बीटा 90% में होती है। डेल्टा आपकी 2.5 होती है, और एफ भी कितने में होती है? 2.5 में। अगर हम बात कर ले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी जो अल्फा सेल होती है उनका काउंट होता है 20%। अगर आपसे
पूछे आपका जो बीटा होता है उनका काउंट कितना होता है 70%, और जो आपका F और डेल्टा होता है उनका काउंट कितना होता है, F और जो आपका डेल्टा होता है उनका काउंट होता है 3% और 2% होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी अल्फा सेल 20%, बीटा 70, डेल्टा 3% होती है और एफ सेल आपकी 2% होती है। परसेंट आपसे पूछा जाएगा नहीं, वो ये पूछ लेगा हमारा जो पेनक्रियाज होता है उसकी कौन सी सेल्स है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, बीटा सेल होती है। अब समझो आपकी जो अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और जो आपकी डेल्टा सेल होती है, इन तीनों ही प्रकार की सेल्स का काम क्या होता है, हॉर्मोन्स बनाना। क्या बना देना, हॉर्मोन्स बना देना। और आपको ये भी पता होगा हॉर्मोन्स क्या भोजन का पाचन करवाएंगे, बताओ जरा, समझाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। और जो आपकी एफ सेल होती है उनका काम क्या होगा, एंजाइम्स बना देना, एंजाइम्स बनाना। और नंबर 2 पे क्या बनाना, जूसेस बना देना, रस बनाना। समझने की कोशिश करना, जो आपकी एफ सेल होती है वो एंजाइम्स भी बनाती है और जूस भी बनाती है, और अल्फा बीटा और डेल्टा तीनों ही टाइप की सेल क्या बनाने का काम करती है, हॉर्मोन्स बनाने का काम करती है। तो आपकी 4 प्रकार की सेल ने हॉर्मोन्स भी बनाया, एंजाइम्स भी बनाए और जूस भी बनाए। इसका मतलब तीनों केमिकल्स बन गए ना। तीनों केमिकल्स बनने के बाद ग्लैंड कौन सी होगी हमारी, मिक्स ग्लैंड। तो इसी बेस के ऊपर हम बोल देंगे जो तीनों ही टाइप के केमिकल बनाती है उसका नाम क्या होता है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। अब कौन सी सेल हमारे अग्नाशय की ऐसी सेल होती है जो भोजन का पाचन करवाएगी, जवाब क्या होगा, एफ सेल होती है। कौन सी ऐसी सेल होती है जो बॉडी की वृद्धि और विकास में हेल्पफुल होती है, हार्मोन्स बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाते हैं। तो अल्फा बीटा और डेल्टा तीनों ही टाइप की सेल हार्मोन्स बनाने का काम करती है, इट मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगी। जो एफ सेल होती है वो अकेली सेल होती है जो भोजन का क्या करवा देगी, डाइजेशन करवा देगी, पाचन करवा देगी। अब हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम चला हुआ था, तो हमें हार्मोन्स बनाने वाली सेल्स के ऊपर तो काम करना नहीं है, हमें डाइजेशन वाली सेल्स के ऊपर काम करना है। इट मींस कौन सी सेल को पकड़ के पढ़ना पड़ेगा। अभी के लिए तो हम कौन सी सेल के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, एफ सेल के ऊपर जानकारी इकट्ठी करेंगे। अब एफ सेल के ऊपर जानकारी इकट्ठी करने का मतलब होता है अल्फा बीटा और डेल्टा इन तीनों ही टाइप की सेल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनमें हम सारे के सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे, उनमें इन तीनों टाइप की सेल को डील कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एफ सेल का काम क्या होता है, किस किस का डाइजेशन करवाएंगे। इतना तब तक आप नोट करो, कुछ ना समझ में आया तो एक बारी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके पीछे दोबारा से समझने की कोशिश करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात किसकी करेंगे, एफ सेल की बात करेंगे। तीनों ही टाइप की सेल हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर डील कर लेंगे। तो अब हम पैनक्रियाज की एफ सेल की बात करेंगे, और जो पैनक्रियाज एफ सेल बना देगा, जो पैनक्रियाज होता है वो कौन सी सेल से मिलके बना होगा, एफ सेल से मिलके बना होगा। अगर पूछा जाए एफ सेल किसकी सेल होती है, पैनक्रियाज अग्नाशय की सेल होती है। एफ सेल भोजन का पाचन करवाती है, बिल्कुल भोजन का डाइजेशन करवाएंगी। तो अग्नाशय की कौन सी कोशिका होती है जो डाइजेस्टिव सेल होती है, पाचन करवाने वाली सेल होती है, एफ सेल होती है। अब पाचन करवा देगी, तो पाचन करवाने के लिए किसी ना किसी चीज को तो बनाएंगे ना सेल। अब कौन सी चीज को बनाएंगे, एक रस बना देंगे, उस रस का नाम क्या होता है, अग्नाशय रस। भोजन का पाचन करवाने के लिए एक रस को जनरेट करेंगे, उस रस का नाम क्या होता है, अग्नाशय रस होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। अब इस पैनक्रियाटिक जूस का यदि आपसे पीएच वैल्यू पूछा जाए, पीएच की फुल फॉर्म आपको पता होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल दो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल दो, फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल दो। हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होती है उसका मतलब होता है पीएच निकालना। तो पैनक्रियाटिक जूस का पीएच वैल्यू होता है 7.3 टू 8.3 होता है। 7.3 से 8.3 के बीच क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस का पीएच वैल्यू होता है। अगर आपसे पूछा जाए पैनक्रियाटिक जूस क्या बनाता होगा, पैनक्रियाटिक जूस आपका एंजाइम्स बनाता है। पैनक्रियाटिक जूस आपका क्या बनाएगा, एंजाइम्स करवाएगा। एंजाइम्स भोजन का डाइजेशन करवा देंगे अल्टीमेटली रूप से, समझना।
अगर आपके एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा तो एंजाइम्स का कोई ना कोई नाम तो होगा ना, बिल्कुल कोई ना कोई एंजाइम का नाम तो होगा। अब उस एंजाइम्स का नाम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आपका अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है, उसकी कौन सी सेल को पकड़ के पढ़ रहे हैं? एफ सेल को। एफ सेल कैसी सेल होती है? डाइजेस्टिव सेल होती है। अगर वो डाइजेस्टिव सेल होती है तो या तो एंजाइम्स बनाएंगी या तो जूस बनाएंगी, बिल्कुल जूस बनाएंगी। कौन सा जूस बनाएंगी? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का पीएच वैल्यू 7.3 to 8.3 होता है। पैनक्रियाटिक जूस में कितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। 3 प्रकार के एंजाइम्स कौन कौन से होंगे समझो एक बार इसे। पहली टाइप का जो एंजाइम्स होता है उस एंजाइम्स का नाम होता है ट्रिप्सिन। पहली टाइप का जो एंजाइम्स होता है उस एंजाइम्स का नाम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। एंजाइम्स के नाम आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। नंबर 2 पे को ऊपर एक एंजाइम बनेगा उसका नाम होता है एमाइलेज। एक स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, एक सिर्फ एमाइलेज होता है। स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम आपके मुंह के अंदर बनेगा जो लार ग्रंथि बनाती है, और एमाइलेज एंजाइम होता है वो छोटी आंत के अंदर बनेगा जो एफ सेल बनवाती है, अग्नाशय ग्रंथि बनाती है। कौन सा अंग बनाता है? अग्नाशय अंग बनाता है। कौन सी ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा रस बनाता है? अग्नाशय रस। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। नंबर 3 पे एंजाइम बनेगा उसका नाम होता है लाइपेज। समझो मेरे भाई आप, अग्नाशय रस 3 प्रकार के एंजाइम्स जनरेट करता है। पहले टाइप के एंजाइम्स का नाम आपका ट्रिप्सिन होता है, नंबर 2 पे उसका नाम एमाइलेज होता है, नंबर 3 पे क्या नाम होता है? लाइपेज होता है। तीनों एंजाइम्स का काम भी तो अलग अलग होगा ना। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देने का काम सिर्फ 3 ही न्यूट्रिएंट का होता है, कार्ब्स का होता है, प्रोटीन्स का होता है, और नंबर 3 पे किसका होता है? फैट का होता है। अब इन तीनों ही टाइप के एंजाइम्स का काम समझने से पहले छोटे छोटे पॉइंट तो आप ये समझ लो, जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है वो किसका पाचन करवा देगा? प्रोटीन का पाचन करवाएगा। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है किसका पाचन करवाएगा? प्रोटीन का पाचन करवाएगा। और जो आपका एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है वो किसका पाचन करवाएगा? कार्ब्स का करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का करवाएगा। और नंबर 3 पे आपका जो लाइपेज होता है वो किसका पाचन करवा देगा? फैट का करवा देगा, वसा का पाचन करवा देगा। तो क्या आपका अग्नाशय रस होता है वसा का पाचन करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। क्या आपका अग्नाशय रस प्रोटीन का पाचन करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। क्या कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। अगर वो ये पूछे आपसे अग्नाशय रस का कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करवाएगा? ट्रिप्सिन करवाएगा। अग्नाशय रस का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स या शर्करा का पाचन करवाएगा? एमाइलेज करवाएगा। कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करवाएगा? लाइपेज नाम का एंजाइम करवाएगा और कंप्लीटली डाइजेशन करवा देंगे। ट्रिप्सिन होता है वो भी पूर्ण रूप से पाचन करवाएगा, एमाइलेज भी पूर्ण रूप से करवाएगा, और लाइपेज भी क्या करवा देगा? कंप्लीटली डाइजेशन करवा देगा। 100% पाचन हो जाएगा। 100% पाचन का मतलब क्या होता है? सेल्स को एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन के साथ वो टूटेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ आपका ग्लूकोज टूटेगा आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगी? एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपकी छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग के अंदर मोस्टली सभी भोजन का पाचन हो जाता है। और भोजन का कौन कौन से भोजन का पाचन होगा? 3 ही चीजों से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से, कार्ब से, और 3 नंबर पे वसा से मिलती है। इनका डाइजेशन तो हो गया ना। अब कैसे कैसे होगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, अभी बात करते हैं। अभी के लिए आप इतना ही नोट करो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसके। चलो रब करते हैं इसे। अब हम पढ़ते हैं कैसे कैसे डाइजेशन होगा। सबसे पहले तो आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए, सबसे पहले आपका डाइजेशन शुरू कहां से हुआ था? मुख में शुरू हुआ था। मुंह के अंदर आपका पाचन होना शुरू हुआ था। और मुंह के अंदर सबसे पहले किसका पाचन हुआ था? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हुआ था। किसका पाचन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हुआ था। 3 चीजों का पाचन होता है, तीनों की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा बोलते हैं,
अब कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन सबसे पहले किस में हुआ था? मुख में हुआ था। और मुख में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कौन से एंजाइम ने करवाया था? टाइलिन नाम के एंजाइम ने करवाया था। कौन से एंजाइम ने करवाया था? टाइलिन नाम के एंजाइम ने करवाया था। और कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हुआ था, अप्रोक्सीमेशन हमने पढ़ा था 70% हुआ था। और कार्बोहाइड्रेट का टाइलिन नाम के एंजाइम ने पाचन करवाने के बाद किस में कन्वर्ट कर दिया था? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। आंशिक रूप से पाचन हो गया। लेकिन हमें कंप्लीट रूप से यदि पाचन करवाना पड़े तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन छोटी आंत में एक एंजाइम करवाता है। उस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करवा देगा और इस कार्बोहाइड्रेट्स को सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। समझने की कोशिश करना। नंबर 1 पे आपने क्या खाया होगा? कार्बोहाइड्रेट्स खाया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का एक पार्ट होता है, इससे आपको एनर्जी मिलती है। कौन से भोजन का पार्ट होता है? कौन से सब्जी के अंदर, कौन से फ्रूट के अंदर, कौन से अनाज के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा? ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब आपका पोषक तत्व पढ़ेंगे तब। अभी के लिए आप ये समझो, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचा होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहां पे होता है? मुंह में होता है। और मुंह में कौन सा एंजाइम करवाता है? टाइलिन एंजाइम करवाता है। टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि बनाती है? लार्य ग्रंथि बनाती है। ये बातें हम पढ़ चुके सारी की सारी। टाइलिन नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या कार्बोहाइड्रेट्स का मुंह के अंदर पाचन होता है? बिल्कुल होता है। आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है? आंशिक रूप से होता है, अप्रोक्सीमेशन 70%। अब जो भी बचा होगा उसका 100% पाचन कौन सा एंजाइम करवा देगा? एमाइलेज नाम का एंजाइम करवा देगा। कौन सा करवाएगा? एमाइलेज नाम का एंजाइम करवा देगा और 100% इसको डाइजेस्ट कर देगा और सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ गया होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना कौन सा एंजाइम करवाता है? एमाइलेज नाम का एंजाइम करवाता है। कहां पे कन्वर्ट होता है? छोटी आंत में कन्वर्ट होता है। नंबर 2 पे हम बात कर ले। नंबर 2 पे हम बात कर ले, जैसे ही आपने प्रोटीन खाया होगा, अब प्रोटीन का पाचन मुंह में हुआ था क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मुंह के अंदर प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था। तो प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहां पे शुरू हुआ था? पेट के अंदर शुरू हुआ था। P4 प्रोटीन होता है, P4 पेप्सिन। पेट में 2 एंजाइम बनते हैं, रेनिन और पेप्सिन। तो पेप्सिन नाम का एंजाइम आपके पेट में बनता है और पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो इस प्रोटीन का क्या करवा देगा? पाचन करवा देगा। अप्रोक्स 90%। प्रोटीन का 90% पाचन पेट में होता है। कौन सा एंजाइम करवाता है? पेप्सिन नाम को। परसेंट आप याद ना रखो, आप यही याद रखो, आंशिक रूप से हुआ था, पूर्ण रूप से हुआ था। प्रोटीन का पाचन आंशिक रूप से पेप्सिन एंजाइम ने करवाया था। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया था? पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया था। इसमें कन्वर्ट किया था पेप्टोन्स में। इसी का दूसरा नाम होता है पेप्टाइड्स में। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम बदलेगा? पेप्सिन। या फिर पेप्टाइड्स में कौन सा बदलेगा? पेप्सिन बदलेगा। अब आंशिक रूप से पाचन हो गया, हमें पूर्ण रूप से पाचन करना पड़े तो एक एंजाइम हमारी छोटी आंत में बनता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? ट्रिप्सिन। और 100% आपका डाइजेशन करवा देगा और इस प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, अमीनो अम्ल में कर देगा। तो आपसे ये भी पूछ लेगा प्रोटीन पूर्ण रूप से पचने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? अमीनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट्स पूर्ण रूप से पचने के बाद ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन में कौन सा एंजाइम बदलेगा? एमाइलेज। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलेगा? पेप्सिन। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कौन बदलेगा? टाइलिन बदलेगा। नंबर 3 पे हम कौन सा न्यूट्रिएंट खाते हैं? वसा, फैट का। जैसे ही आपने वसा खाई होगी, इस वसा का पाचन
सबसे पहले लीवर की पितरस नहीं करवाया होगा ना, तो लीवर से एक रस निकलता है पितरस। पितरस ने इस वसा का अप्रोक्स 90% का मतलब होता है आंशिक रूप से पाचन करवाया होगा, और इस वसा को किसमें कन्वर्ट किया होगा, इस वसा को कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, वसीय अम्ल में कर दिया। लेकिन आंशिक रूप से हुआ, पूर्ण रूप से होगा तब आपको एनर्जी मिल पाएगी। तो इस वसा का अगेन डाइजेशन कौन करवाएगा, एक एंजाइम हमारा अग्नाशय रस बनाता है, फिर अग्नाशय ग्रंथि बनाती है, उसका नाम होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, जो 100% डाइजेशन करवा देगा और इस वसा को डायरेक्ट रूप से किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। सभी का इंग्लिश में सेम ही नाम है, जगह थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैंने एक ही लैंग्वेज के अंदर लिखा सभी को। प्रोटीन का नाम आपको पता होगा, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन अमीनो अम्ल बनेगा, वसा का पूर्ण रूप से पाचन होने के बाद वसा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लिसरॉल में। जब आपकी वसा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगी तब आपको एनर्जी मिलेगी। जब प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलेगा तब ऊर्जा देगा आपको। जब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तब आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। समझ आ गया होगा ना। ये छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग के अंदर सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं। अब छोटी आंत का एक दूसरा पार्ट होता है, उस दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है, ड्यूडेनम जैजुनम। दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है, जैजुनम होता है। तो आपको याद क्या करना है, नोट डाल के लिख लो, पहले इसको नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। सभी चीजों को बिल्कुल बारीकी से पढ़ने की कोशिश करना, यहां से हर बारी मेरे भाई क्वेश्चन बनेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खत्म होने के कगार के ऊपर है, इतना पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा मेरे भाई। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये सारी की सारी जो भी रिएक्शंस होती हैं आपके छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में होते हैं। छोटी आंत के ड्यूडेनम में शर्करा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स का भी हो गया, प्रोटीन्स का भी हो गया और वसा का भी हो गया। तो सबसे पहले जो आपका डाइजेशन की प्रोसेस है छोटी आंत के कौन से भाग में कंप्लीट हो जाती है, ड्यूडेनम भाग में कंप्लीट होती है। उसके बाद भोजन कहां पे जाएगा, जैजुनम में जाएगा। तो नोट डाल के लिखो, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में नहीं तो भोजन का पाचन होगा, नहीं भोजन का अब्जॉर्प्शन अवशोषण होगा। छोटी आंत में ना तो पाचन होता है ना ही अवशोषण होता है। तो जो जैजुनम भाग का काम क्या होता है, उस जैजुनम भाग का काम होता है ड्यूडेनम वाले भाग के भोजन को कौन से भाग में ट्रांसफर कर देना, इलियम में। तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम में पाचन हो गया, इलियम भाग का काम, जैजुनम भाग का काम होता है ड्यूडेनम के भोजन को किस में भेज देना, जैजुनम में भेज देना। समझ आ गया होगा। देखो नंबर 2 पे हमने पढ़ा था ड्यूडेनम, जैजुनम। ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी ड्यूडेनम पार्ट में होती है। दूसरा पार्ट होता है जैजुनम, इसमें न तो अवशोषण होगा, पाचन भी इसके अंदर नहीं होता और इसके अंदर अवशोषण भी नहीं होता। अवशोषण का मतलब सोखना, एनर्जी को, पानी को अलग कर देना, एनर्जी को अलग कर देना और वेस्ट पार्ट को अलग कर देना। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर करता है, भोजन को भेजने का काम करता है। कौन से भाग में, इलियम में। इलियम में भेजता है भोजन को। कहां पे भेजने का काम करता है, इलियम वाले पार्ट में भेजता है। समझ आ गया होगा। जैजुनम में न तो डाइजेशन होगा न ही अवशोषण होगा, यह ड्यूडेनम के भोजन को इलियम वाले भाग में भेज देगा। अब नंबर 3 पे आपको इलियम भाग पढ़ना पड़े छोटी आंत का, तो आप इतना ही याद कर लो, बस ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। उसके अंदर विलाई नाम की सेल्स होती है इलियम पार्ट में, जो अवशोषण करवाती है, वेस्ट को अलग करती है। इतना झमेला ना पढ़ के आप इतना याद कर लो, इलियम के अंदर भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। पाचन इसके अंदर भी नहीं होता। इसके अंदर जो भी आपकी एनर्जी बनी होगी, ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, कहां पे जाके स्टोर होंगे, इलियम वाले पार्ट में स्टोर होंगे। इसके अंदर अच्छे तो जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी आपकी एटीपी एनर्जी होगी उसको स्टोर कर लेंगे, अवशोषित कर लेगी आपकी इलियम वाला पार्ट। विलाई नाम की सेल होती है जो अवशोषण करने का काम करती है। और जो भी आपका वेस्ट मटेरियल बचेगा ना, उसको सीधा किसमें ट्रांसफर कर देंगी, बड़ी आंत में ट्रांसफर कर देंगी। कौन सी आंत में ट्रांसफर कर देंगी,
बड़ी आंत के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो छोटी आंत वाला कॉन्सेप्ट आपका फिनिश हो गया और आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। जो लास्ट आपका एक पार्ट बचा उसका नाम है बड़ी आंत, जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा, उसको हम कल की क्लास में डील करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।